नमस्कार महाराजन, माई वॉइस में आपका स्वागत है। आज अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की सभी हिंदू भाइयों को, बहनों को, माँ बहनों सबको मेरा शुभकामनाएं। और जो मुस्लिम भाई बहन है, मुस्लिम कम्युनिटी है, उनका आज ईद उल अल फित्र ईद चल रहा है, उसको भी मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। देखिए, आज एक गजब देखने को मिला इंडिया में आज। और जो किसान लोग हैं उनको मोदी ने सम्मान किया, और जिन लोग हैं उनको खाता में 2000 रुपया भेज दिया। किसान लोग ने जो आंदोलन कर रहे हैं अभी इंडिया के अंदर, उनके लिए 2000 रुपया का तोहफा मिला है आज अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में और ईद के उपलक्ष्य में। और एक है, आज उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उनका ट्वीट देखा मैंने। वो बोल रहे थे कि अक्षय तृतीया का और परशुराम जयंती का आप सभी को शुभकामनाएं। पर मैंने देखा इधर उधर उनका और भी ट्वीट देखा, तो उन्होंने कहीं भी ये ईद का जिक्र नहीं किया। वो उनका विचार है, हम तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। फिर भी मन में एक लगा कि जो देश का मुख्यमंत्री होगा, जो देश का प्रधानमंत्री होगा, वो एक कम्युनिटी का नहीं होगा, जो एक पक्ष है, एक धर्म का नहीं होगा, और एक गुट का नहीं होगा, और नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री सबका है, मुख्यमंत्री जो है वो सबका है। इलेक्शन की बात अलग है। इलेक्शन में आप भाजपा हो सकता है, कांग्रेस हो सकते हैं, और सपा हो सकते हैं, और बसपा, बहुजन समाजवादी पार्टी इधर उधर हो सकते हैं। जब आप इलेक्टेड होते हैं तो आप सभी का मुख्यमंत्री होते हैं, सभी का प्रधानमंत्री होते हैं, और सभी का नेता होते हैं। मुझे अजीब लगा ये देख के कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। उत्तर प्रदेश का आप डेमोग्राफी की बात करते हैं तो वहाँ 19% से ज़्यादा लोग मुस्लिम हैं, और उनका आबादी 3,84,00,000 से ज़्यादा होगा। ये 2011 का आंकड़ा है। और पूरे भारत में देखते हैं तो पूरे भारत में आपको 2011 के आंकड़े के मुताबिक 14.23% मुस्लिम वहाँ रहते हैं। इसलिए मेरे मन में यह आया कि देखिए, जब कम्युनिटी को नहीं बढ़ना चाहिए धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, और उनके जाति के आधार पर, ये बंटवारा अच्छा नहीं है। देखिए, 1947 में जब इंडिया का बंटवारा हुआ था तो वो धर्म के लिए हुआ था। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना ने, महात्मा गांधी और नेहरू, उस पर जो इंडिया का बंटवारा हुआ, क्या हुआ, धर्म के आधार पर हुआ। इसलिए वो पाकिस्तान बना। पाकिस्तान में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बना,
और हिंदुस्तान के नाम पर हिंदुओं के लिए बोलकर वो हिंदुस्तान खड़ा हुआ। देखिए, वो 1947 का बाद अभी भी इंडिया में चल रहा है। ये बहुत दुखी बात है। देखिए, अंग्रेज तो चले गए, और जो उनका दंगे है, उन लोगों का व्यवहार है, अभी रेडिकल इंडियन में अभी भी बाकी है। ये इंडियन पॉलिटिशियन को स्वीकारना चाहिए। जब धर्म के रूप में इंडिया का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान बना। और देखिए, फिर 1971 में जाकर जो बांग्लादेश का गठन हुआ, वो पाकिस्तान का बंटवारा के लिए एक जिम्मेदार कारक तत्व था, वो था भाषा। देखिए, भौगोलिक अवस्थिति अलग होती है, पर वहाँ का मुख्य कारक तत्व है, वो है भाषा। 1971 में भाषा को लेकर पूर्वी पाकिस्तान को अलग होना पड़ा और वो बांग्लादेश बन गया। अब देखिए, अभी तो दो फैक्ट आ गया, एक था धर्म और दूसरा था भाषा। इंडिया के अंदर और भी जाति है जो अलग अलग राज्यों का मांग कर रहे हैं। ये देश टुकराने वाला बात नहीं है, राज्य की बात है। देखिए, बोडोलैंड का आंदोलन अलग है, खालिस्तान का मांग अलग है। देखिए, और एक गोरखालैंड का मांग अलग है, नागालैंड का मांग अलग है। तो जो लीडर है उनको सूझबूझ रखना चाहिए। एक थोड़ा कारक तत्व, एक थोड़ा विचार एक कम्युनिटी को चेंज कर सकता है। जब मोदी जी सत्ता में आए थे तो उसमें मुस्लिम का भी योगदान होगा, सिख का भी होगा, क्रिश्चियन का भी होगा और जैन का भी होगा। तो वो तो सबके प्रधानमंत्री हो गए। विगत को भूल जाइए। देखिए, विगत को भूल जाना चाहिए। 1947 में जो हुआ तो हुआ, आप नहीं टाल सकते उसको, क्योंकि पास्ट इज पास्ट। अब जो है आगे जो आएगा उसको आपको संभाल कर ले जाना चाहिए। मैं नेपाल में बैठकर ये क्यों बोल रहा हूँ, ये आप लोगों को लग रहा होगा। देखिए, इंडिया और नेपाल में ज़्यादातर कल्चरल समानता है। वहाँ भी हिंदू है, नेपाल में 80% हिंदू है और 1-2% मुस्लिम भी है। जब इंडिया में बंटवारा होगा, जाति जाति में कुछ लफड़ा होगा, तो उसका असर छिमेकी होने के नाते वो नेपाल में भी पड़ेगा। इंडिया में भी जो नेता लोग होंगे वो अच्छे होंगे तो नेपाल को भी पाठ मिलेगा, उसका सीख मिलेगा। देखिए, इसलिए जो भी नेता हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जो भी हो, एक देश के अंदर है तो वो सबका है और उनको सभी का ध्यान रखना चाहिए। ये मेरा मानना है। ठीक है, इसको यहीं छोड़ देते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, आप लोग सहमत हो सकते हो और नहीं भी हो सकते हो। और आते हैं आज के नेपाल डायरी। नेपाल के बीच में क्या है? देखिए, कोरोना का कहर चल रहा है। कल नेपाल में 214 लोगों का मौत हुआ और 9,000 से ज़्यादा एक्टिव केस फैला पड़ा नेपाल में। अभी दहशत फैला है, ऑक्सीजन का अभाव है, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, लॉकडाउन लंबा दिया है 15 दिन के लिए। ये बुरी हाल है।
और ऐसे में नेपाल के अंदर देखिए, जो प्रधानमंत्री केपी ओली है जो हैं, उनको तीसरा कार्यकाल के लिए आज राष्ट्रपति ने उनका नियुक्त किया है प्रधानमंत्री पे। जो 2-3 दिन पहले जो हुआ था कि सदन में, 4 दिन पहले सदन में विश्वास का जो वोट लेने वाले थे केपी ओली, वह असफल हो गए और उनका CPN UML उनका सरकार गिरा। और राष्ट्रपति ने 3 दिन का समय दिया था और वो समय देकर बोला था कि आप लोग नए सरकार के लिए गठबंधन बना के आइए, और गठबंधन का बहुमत नहीं पुगा। तो आज सबसे बड़े दल का नेता होने के कारण केपी ओली को फिर से प्रधानमंत्री पद पे नियुक्त किया गया। ये नेपाली राजनीति में बड़ी बात है। देखिए, नेपाल के संविधान के तहत प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको 3 विकल्प दिया गया है। संविधान का धारा 76(1) में ये कहा गया है कि यदि कोई भी पार्टी इलेक्शन में बहुमत खड़ा करे तो उसका गवर्नमेंट बनेगा। ठीक है, 136 का आंकड़ा पार करना होगा। अभी CPN UML के पास 120 सीटें थी। ठीक, और ज़्यादा और लोग जो और पार्टी है, जो कांग्रेस है, माओइस्ट है और समाजवादी पार्टी है, इन लोगों को मिलाकर भी वो आंकड़ा नहीं पुगा। इसलिए किसी पार्टी का ये बहुमत नहीं था, तो संविधान का धारा 76(1) वो निष्क्रिय हो गया है। और राष्ट्रपति ने कहा, संविधान के धारा 76 के 2 में ये बात है कि अगर कोई पार्टी का, सिंगल पार्टी का बहुमत नहीं हो तो 2 और ज़्यादा पार्टी गठबंधन बनाकर बहुमत देकर वो सरकार बना सकते हैं। ये भी विकल्प नहीं था, तो आया और तीसरा विकल्प ये दिया गया है कि अगर गठबंधन भी सरकार नहीं बना पाए, सिंगल पार्टी का बहुमत नहीं आया, तो विकल्प बचा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो पार्लियामेंट के अंदर जो बड़ा पार्टी है, लार्जेस्ट पार्टी है, वो पार्टी सरकार बना सकता है। मगर इसमें यह व्यवस्था भी है कि जो पार्टी बनाएगा, बड़ी दल जो पार्टी बनाएगा, उसको 30 दिन के अंदर पार्लियामेंट से विश्वास का मत प्राप्त करना होगा। यदि वो नहीं कर पाए तो संसद विघटन होगा और फिर नए इलेक्शन में जाना पड़ेगा। उसी के तहत पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते, सबसे बड़ा पार्टी होने के नाते CPN UML का नेता जो है KP शर्मा ओली, उनको राष्ट्रपति ने तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पे नियुक्त किया गया। ये आज की बड़ी बात है। देखिए, गणतंत्र मंथन चलता रहता है। आपको किसी चीज़ का शिकायत हो, कोई सलाह है, सुझाव है, और कहिए, आपके मन में जो है वो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका जो कमेंट देखने को मिलेगा तो उसी के तहत मैं वीडियो कंटेंट बनाता हूँ। ठीक है, इसीलिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, सलामत रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अपना ख्याल रखिए, अपने परिजनों को ख्याल रखिए, उनका हौसला बढ़ाते रहिए। और कल मुलाकात फिर होगा आपका और मेरा। तो
उस समय तक के लिए आपसे मैं विदा मांगता हूँ। फिर मिलेंगे। जय नेपाल।